नमस्कार। नमस्कार। लाइन लीडर सेक्शन जो ऑल अबाउट शुगर इंडस्ट्री मैगजीन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो EXLR मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित है, उसमें बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज हम हैं एक ऐसी हस्ती के साथ जो अपने समय में यंगेस्ट चीफ इंजीनियर थे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, मिस्टर NS कदम, जो फिलहाल अभी हैं वाइस प्रेसिडेंट उदयगिरी शुगर्स एंड पावर्स लिमिटेड के। आज से कितने साल पहले सर एक्चुअली आप चीफ इंजीनियर अपॉइंटेड हुए थे? आज के 38 इयर्स पहले एज ए चीफ इंजीनियर बल्कि मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शुगर फैक्ट्री में यंगेस्ट चीफ इंजीनियर महाराष्ट्र में। यस, मैं सबसे पहला यंगेस्ट चीफ इंजीनियर बन रहा हूँ। और सर एक्चुअली आपने 1 लाख पेड़ लगाए हैं सर। एक्चुअली 40-45 साल आपका जो एक्सपीरियंस रहा शुगर फैक्ट्री में काम करने का, तो 1 लाख पेड़ लगाने के पीछे सर एक्चुअली आपका मेन सोच कैसे थे और कैसे लगा दिया सर आपने? क्योंकि लोग 5-10 हज़ार पेड़ लगा के थक जाते हैं बस। जैसे कि मैंने मेरा अप्रेंटिसशिप दूधगंगा बेगंगा शुगर फैक्ट्री बिद्री में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में किया। उसी वक्त वहाँ का जो चेयरमैन थे इंदिरा पाटिल, तो वो हमेशा हर एक फार्मर्स के घर में एक 5-6 कम से कम नारियल चीकू ऐसा पेड़ देने का उनका प्लानिंग प्रपोजल था। उसी वक्त मैंने भी वही शुगर फैक्ट्री से पहले 15 पेड़ मेरा जो घर है, घर के साइड में हमने लगाया। उसमें नारियल, अलग अलग ये चीकू, सीताफल ऐसे हमने पेड़ लगाया। उसी वक्त से मैंने मैन पर लिया कि चलो हम भी हर साल कुछ ना कुछ तो पेड़ लगा के चलेंगे। जैसे कि मैं अपना एरिया छोड़ के एज ए असिस्टेंट इंजीनियर बोल के मैं कड़ा शुगर फैक्ट्री बीड डिस्ट्रिक्ट में गया। तब वो भी शुगर फैक्ट्री नया ही था, पूरा एरिया एम्प्टी था। तो हमने वहाँ से स्टार्ट कर दिया कि पहले अपने ऑफिस के साइड में हमने गार्डन बनाया। उसके साथ हमने जो केनियार्ड रहता है वहाँ हमने जो 10-15 एकड़ एरिया में पूरा प्लांटेशन लगा कि जहाँ हमारे ट्रक ट्रैक्टर्स धूप में नहीं रहना चाहिए। वहाँ से जो स्टार्ट किया तो अभी तक हमने वो बंद नहीं किया। उसी में अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो 1 लाख के ऊपर भी ऊपर से ज़्यादा पेड़ का अच्छी तरह से हमने संगोपन किया है। और सर एक्चुअली हमने सुना है कि 7 महीने 8 महीने में आपने इसका कमीशनिंग कर दिया था शुगर फैक्ट्री का। बहुत सारी दिक्कतें सामने आई होंगी सर एक्चुअली, इतनी शॉर्ट पीरियड में आपने क्रशिंग किया, बहुत सारे विरोध भी हुए होंगे, तो किस तरीके से मैनेज किया सर आपने ये पूरा? वैसे तो 1-2 शुगर फैक्ट्री का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शुगर फैक्ट्री में, जैसे मैं चीफ इंजीनियर पहले शंकर सदाशिव नगर में था और फर्स्ट टाइम आई वाज अपॉइंटेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर इन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शुगर फैक्ट्री। जब मैं वो फैक्ट्री में ज्वाइन हो गया तब उसके पहले 1 दिन पहले वो मैनेजमेंट का डिसीजन हुआ था कि इस साल ये शुगर फैक्ट्री चालू करने का नहीं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तब मैंने चेयरमैन साहब के साथ और डॉक्टर अरविंद राव जी गोरे के साथ हमने डिस्कस किया। वो साहब ने हमें बहुत तरीके से सपोर्ट किया और वो पूरा प्लान हमने 8-9 महीने के अंदर पूरा कमीशनिंग किया, सक्सेसफुल शक्कर निकाली। वो पीरियड में जैसे भी हम 8 घंटे खड़ा रहते थे, उसी पीरियड में डॉक्टर वही अम्बेडकर शक्कर कारखाने के जो चेयरमैन थे अरविंद राव जी गोरे साहब, वो भी हमारे साथ 8-8 घंटे हमारे साथ खड़े रहते थे। वो दोनों ने वैल्यू ऐड करके ही वो शुगर फैक्ट्री 7-8 महीने में खड़ा किया। तो उसी वक्त अगर मैनेजमेंट हमारे साथ रही तो कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन जब मैनेजमेंट साथ नहीं रहेगी तो दिक्कतें आती है। सेकंड जो प्रोजेक्ट है, जो हमारी जो उदयगिरी शुगर एंड पावर लिमिटेड जो है, यहाँ भी हमने 7-8 महीने में ही हमारा शुगर फैक्ट्री का पूरा इरेक्शन कमीशनिंग सक्सेसफुल काम किया। दिक्कत ही तो आती है, बैंक वो रहता है, मैनेजमेंट का जो टेक्निकल सपोर्ट वो हमने अपना शेयर करके अपना इतना साल का जो पहला एक्सपीरियंस था वो हमने यहाँ शेयर करके 7-8 महीने में पूरा प्लांट हमने कमीशनिंग किया।
उस समय कितना क्रशिंग किया था सर आपने जब पहली बार किया था? जब ए शुगर फैक्ट्री 2,25,000 हमने क्रशिंग किया और 12.25 हमने रिकवरी अचीव किया था। और इतना एक करने के बाद ही हमें पूरा जो बैंक का लोन इंटरेस्ट जो बर्डन थे वो पूरा कम करने के लिए सपोर्ट हुआ। और उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में ए शुगर इंडस्ट्री अपने खुद के पाँव पर खड़ी है, किसी की भी जरूरत नहीं। आज के टाइम में जब भी हम शुगर इंडस्ट्री सर्वे करते हैं तो शुगर फैक्ट्री को बैंक के पास बहुत जाना पड़ता है, लेकिन ये शुगर इंडस्ट्री में हमारी मैनेजमेंट अच्छे रहने के बाद जो डॉक्टर पतराव कदम, डॉक्टर शिवाजी कदम, मोहन राव कदम, ये हमारे साथ रहने की वजह से और शुगर फैक्ट्री का परफॉर्मेंस अच्छा रहने के बाद बैंक हमारे पास आती है। और हमेशा वो बैंक बोलते कि हमारा इतना टर्म लोन लीजिए, अपना इतना प्लेज लीजिए, तो हमें कोई बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के टाइम में बैंक ही हमारे पास आते हैं बिकॉज ऑफ वी आर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। और इसका पूरा श्रेय जो है डॉक्टर शिवाजीराव कदम जो चांसलर है भारतीय विद्यापीठ के और यहाँ ए शुगर फैक्ट्री के संस्थापक है, उनको ही जाता है। सर टीम वर्क का इम्पोर्टेंस किस तरीके से बता सकते हैं सर कि टीम वर्क जो है वो कितना इम्पोर्टेंस है और शुगर फैक्ट्री में तो बिना टीम के काम भी नहीं कर सकते? यस, बराबर है। आपको मालूम है कि कोई भी सेक्टर रहने दो तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री में नंबर ऑफ सेक्शंस रहते हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज रहते हैं, नंबर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स रहते हैं और सभी का टीम वर्क अगर नहीं रहा तो कोई भी इंडस्ट्री सक्सेस नहीं हो पाती। उसके एग्जाम्पल मार्केट में बहुत जगह है, लेकिन हमारे ए शुगर इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि सभी जो HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, वो सभी यंग और डायनेमिक है और विदाउट एनी ट्रबल उनका जो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी तरह से रहता है। चीफ इंजीनियर, चीफ और स्पेशली एग्रीकल्चर ऑफिसर, इनका कम्युनिकेशन शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही जरूरी रहता है कि अगर ये तीनों ने सोच समझकर अगर वो प्लानिंग किया तो सभी रिजल्ट्स विथ एफिशिएंसी मिल सकते हैं। साथ साथ हमारे चीफ अकाउंटेंट है, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, बाकी सैनिटरी ऑफिसर्स है, सिक्योरिटी ऑफिस है, टाइम पे लेबर ऑफिसर है, ये सभी लोगों का भी योगदान उसी में रहता ही है। लेकिन स्पेशली परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के लिए या प्लांट एंड मशीनरी के लिए चीफ इंजीनियर, चीफ और एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये तीनों का योगदान बहुत ही जरूरी है। साथ साथ सभी लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर आपके टीम मेंबर्स में मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करने के लिए सर आप किस तरीके से उन्हें मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप करते हैं? मैनेजमेंट स्किल डेवलप करने के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ इंप्रूव करने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन साल में जैसे कि वसंता शुगर इंस्टीट्यूट रहने दो, डेक्कन शुगर इंस्टीट्यूट रहने दो या नेशनल लेवल कोई अगर सेमिनार्स हैं तो उनको वो सेमिनार अटेंड करने के लिए हम वो सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को वहाँ हम भेजते और उनको जितना नॉलेज अपडेट होना चाहिए उतना हम सपोर्ट करते कि वो वहाँ से जाके कुछ सीख के आए तो वो खुद सीखेंगे और बाकी जो अपने असिस्टेंट हैं उनको सपोर्ट करेंगे, वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे। इसी में वो डेवलपमेंट अच्छा आता है। सर आपके शुगर फैक्ट्री में जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे? ये जो उदगिरी शुगर प्राइवेट लिमिटेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कदम फैमिली की है। जो हमारे जो डॉक्टर पतराव कदम उन्होंने जो शुगर फैक्ट्री की संकल्पना रखी उसको डॉक्टर शिवाजीराव कदम और मोहन राव जी कदम जो वनश्री है उन्होंने ही एक फैक्ट्री को आगे लेने का पूरा कोशिश किया है और सक्सेसफुल किया है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डॉक्टर विश्वजीत कदम जो अभी नए नए सहकार राज्य मंत्री बने हैं, अपकमिंग जो पॉलिटिकल मेंबर है उनका ही योगदान अच्छा है। पहले वो बैंक के भारतीय बैंक के चेयरमैन ही थे और एजुकेशन सेक्टर में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, यंग डायनेमिक है। साथ साथ डॉक्टर शिवाजीराव कदम सर के जो सन जो है अभी हमारे शुगर फैक्ट्री के CMD है
Dr. Rahul Kadam. He is also best एजुकेटेड है और उनका योगदान भी शुगर इंडस्ट्री में। बाकी जो डायरेक्टर्स है डॉक्टर चंदू सेठ है, रघुनाथ कदम और जयसिंह राव कदम, ये सभी मेंबर जो है वो अभी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। सर आपकी जो शुगर फैक्ट्री है वो बहुत ही फैंटास्टिक है सर। एक्चुअली बहुत अच्छी शुगर फैक्ट्री है, आसपास इसका नाम बहुत अच्छा है सर एक्चुअली। तो सर आपकी शुगर फैक्ट्री के बारे में बताएंगे थोड़ा कि इसका फाउंडिंग स्टोन किसने रखा था और ये किस उद्देश्य से ये शुगर फैक्ट्री सर एक्चुअली बनाई गई थी? बेसिकली जो शुगर इंडस्ट्री बनाते हैं वो ग्रामीण विभाग का डेवलपमेंट करने के लिए ही बनाते हैं। और जो शुगर फैक्ट्री बनाने का जो ध्येय था, दो डॉक्टर पतराव जी कदम उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था और ये कारखाने के संस्थापक चेयरमैन जो है डॉक्टर शिवाजीराव कदम, उन्होंने उनकी मेहनत से ही ये शुगर इंडस्ट्री का पूरा डेवलपमेंट हुआ है और उनके ही लीडरशिप के अंदर ये पूरा शुगर इंडस्ट्री का कामकाज चालू है। आज 5-6 साल के बाद ये शुगर इंडस्ट्री ने ये जितने भी ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में शुगर फैक्ट्री है उसी में टॉप लेवल में जाने का पूरा प्रयास किया है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स के बाद ये शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में अपना खुद का नाम 1, 2, 3 नंबर में बनाएगी। और सर एक्चुअली हम आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने में थोड़ा रुचिकर हैं सर एक्चुअली, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता कौन थे, कौन से गांव में हुआ आपका जन्म, और आपका जो प्रारंभिक स्कूल का जो एजुकेशन हुआ, कॉलेज का एजुकेशन हुआ, ये इसके बारे में सर थोड़ा बताएंगे सर? सर बेसिकली हम फार्मर के घर में ही हमारा जन्म हुआ है। मेरा नेटिव प्लेस कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में मुरगुड गांव है, वहीं मेरा 10th तक एजुकेशन, 10वीं कक्षा तक ही एजुकेशन मेरा वहाँ हुआ है। बेसिकली मैं 8 to 10 ये जो कक्षा है इसी में मैं टेक्निकल इंजीनियर बोल के मैंने पूरा एजुकेशन किया है। आफ्टर 10th के बाद मैंने जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, 2 इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा किया। बेसिकली जो मुरगुड मेरा जो गांव है तो 1962 में वहाँ नगर पालिका का स्थापन हुआ था और वैसा मेरा जो गांव है वैसा एग्रीकल्चर पूरा एरिया रहने के बाद गांव के तीनों साइड में रिवर है, पानी कंटिन्यू है और बेसिकली वैसा वो गांव अदर जो वहाँ के 10 खेड़े हैं उसी में नंबर 1 में हमारा मुरगुड का नाम है। वहाँ का जो टीचर्स जो है वो लोकल के ही पूरे टीचर्स वहाँ हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मेरे इंटरव्यू में बताया था कि मेरे ऊपर जो शिवाजीराव सावंत नाम के एक प्राध्यापक थे, उनका ही जो ध्येय और धोरण जो है वो मेरे ऊपर बहुत ही उनका इम्प्रेशन रहा और उनको ही मैं एज अपना गुरु बोल के मैंने उनको एजुकेशन फील्ड में मैं मेरा आगे का एजुकेशन ये पूरा कंप्लीट किया। जैसे कि मैंने 10th पास करने के बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल करने किया तो स्टार्टिंग में मेरा करियर कहाँ करने का, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट। एमएससीबी में गवर्नमेंट में जाने का या शुगर इंडस्ट्री में जाने का, तो मैंने डिसीजन लिया कि शुगर इंडस्ट्री में जाके अपना करियर करने का। शुगर फैक्ट्री सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो ग्रामीण भाग जो है, रूरल एरिया का डेवलपमेंट अगर कुछ हो सकता है तो शुगर इंडस्ट्री ही ऐसा एक सेक्टर है जहाँ रॉ मटेरियल अच्छा है, वहाँ ही वो शुगर इंडस्ट्री का अच्छी चल सकती है। ग्रामीण एरिया में लोगों को रोजगारी मिलना बहुत जरूरी रहता है। जैसे कि एक शुगर फैक्ट्री अगर चालू किया तो कम से कम 500-600 वर्कर्स काम करते और वर्कर के साथ जो हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन बाकी का लोग देखेंगे तो कम से कम 1000 तो 1500 लोगों का फैमिली टोटल वहाँ उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो बेसिकली ग्रामीण भाग का अगर प्रगति करने का है तो शुगर इंडस्ट्री के सिवा दूसरा कोई भी इंडस्ट्री ग्रामीण भाग में सक्सेस नहीं हुआ। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू इन शुगर फैक्ट्री एज ए इंजीनियर।
राइट सर। और सर कितने साल हो गए सर एक्चुअली आपको शुगर फैक्ट्री में, लगभग आपका एक्सपीरियंस कितना होगा सर? मेरा शुगर फैक्ट्री का एक्सपीरियंस स्टार्टिंग टू 18 to 20 इयर्स वर्क एज ए चीफ इंजीनियर बोल के मेरा पूरा करियर किया। और बाद में लास्ट 20 इयर्स आई एम वर्किंग एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट इन शुगर इंडस्ट्री। So total about 40 years, more 45. More than. 42 years I am working in the sugar industry. So sir, actually you have been working here since last 45 years, which is actually a very long time actually. So कभी आपके सर मन में ऐसा ख्याल आया कि बस अब शुगर इंडस्ट्री का बहुत हो गया, अब मैं दूसरी किसी इंडस्ट्री में देखता हूँ, फार्मास्यूटिकल में, केमिकल में या पेपर्स में या किसी दूसरी इंडस्ट्री में? नहीं, ऐसा कभी भी माइंड में नहीं आया कि जैसे कि मैंने इनिशियल स्टेज में जैसे डिसाइड किया कि शुगर इंडस्ट्री में अपना करियर करने का है, तो कभी भी मेरे माइंड में ऐसा नहीं आया कि ये शुगर इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में जाने का कभी भी मैंने ख्याल नहीं रखा। और शुगर इंडस्ट्री में रह के ही मैंने अपना जो भी ग्रामीण भाग का डेवलपमेंट है, वर्कर्स के साथ मोटिवेशन करने का, उनको डेवलप करने का, उनके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा मेंटेन करके उनकी फैमिली के बच्चों को अच्छा कैसा एजुकेशन मिलेगा, उसके बारे में भी हमने सोच समझ के आगे का पूरा जो डेवलपमेंट है ये शुगर इंडस्ट्री में किया है। सर 20 साल पहले जब एज मैनेजिंग डायरेक्टर, अब एज ए वाइस प्रेसिडेंट आपने ज्वाइन किया था, तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थी सर एक्चुअली, और वो कितने हद तक वो आपने वो चैलेंजेस पूरी किया? क्या या कुछ नया इन्वेंशन आपको करना, इनोवेशन करना था, या फिर नया कुछ टेक्नोलॉजी लेके आना था शुगर फैक्ट्री में? जैसे कि मैं एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर बोल के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शुगर फैक्ट्री में जब ज्वाइन किया, तब और उससे पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें बहुत फर्क था। पूर्वी कन्वेंशनल सिस्टम में जो पूरे शुगर इंडस्ट्री चलती थी, उसका ओवरऑल अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपन देखेंगे तो डेट इज हायर साइड। और जब पहले ये जो मेंटेन करते थे कि शुगर फैक्ट्री, उसी वक्त का उनका ध्येय एक ही था कि ग्रामीण भाग का विकास और रोजंदारी, ये दो ही उनके सामने थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलते गया, टाइम चेंज होते गया, वक्त बदल गया, वैसा वो जो कंसेप्ट था कि रोजंदारी और ग्रामीण भाग का विकास, वो छोड़ के अभी प्रोफेशनली मैनेजमेंट कैसे करके रखने का, और प्रोफेशनली मैनेजमेंट अगर अच्छी रही तो भी शुगर फैक्ट्री सस्टेन हो सकता है। जैसे कि 1999 या 2000 के बाद जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते गए। पहले जो टेक्नोलॉजी रहती थी कि वो लो प्रेशर बॉयलर रहते थे, स्टीम ड्राइव टर्बाइन्स पूरे रहते थे। एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो हाई प्रेशर बॉयलर और टोटल जो इलेक्ट्रिफिकेशन, जो ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवेयरनेस आ गया, हर एक आदमी वो टेक्नोलॉजी के साथ चलते गया, और उसी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आते गया, और जो भी पैसा बचता था वो फार्मर्स को ही मिलता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने के बाद पता चला। पहले रोजंदारी अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स हायर साइड में रहते थे। आज के डे में जो वर्कर्स है, लेकिन वो हाईली क्वालिफाइड और हाईली टेक्निकली साउंड है। इसी वजह से ही आज की शुगर इंडस्ट्री अच्छे परफॉर्म कर रही है। सर एक्चुअली वर्कर्स, फैक्ट्री में शुगर वर्कर्स की आपने बात की कि जो, क्योंकि हाईली स्किल्ड लेबर इसमें चाहिए होता है, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं सर एक्चुअली कि लोकल एरिया से ही लोकल हायरिंग कर लेते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दे देते हैं, और ट्रेनिंग 6 महीने, 1 साल, 2 साल की ट्रेनिंग दे के फिर उनको ही परमानेंट रख लेते हैं। तो सर आपके यहाँ पे किस तरीके से करते हैं सर? लोकल से लेते हैं सर, हायरिंग करते हैं, या स्टेट लेवल और नेशनल लेवल से भी हायरिंग कर लेते हैं? नहीं, जो भी वर्कर्स है लोकल लेवल से हम यहाँ लेते हैं। उनको इनिशियल स्टेज में हम 1 साल ट्रेनिंग इंजीनियर बोल के यहाँ रखते हैं। ट्रेनिंग के बाद उनको हम आज जैसे कि वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, वहाँ हम उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। जो बॉलर के अगर कोई नया टेक्नोलॉजी है उनके लिए हम वहाँ डिप्यूट करते हैं। उनका पूरा जो भी खर्चा है वो कारखाना ही बेयर करता है, कि जिस वजह से अगर उनको जितना डेवलप हो जाएगा उतना वो कारखाने के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए रूरल एरिया के, अपने ही एरिया के ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्कर्स चूज़ करते हैं, अच्छे क्वालिफिकेशन के चूज़ करते हैं, और उनको हम बाहर भेज के उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। और सर मोटिवेशन सर कितना इंपॉर्टेंट है आपके वर्कर्स के लिए? आप मतलब कि आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं सर एक्चुअली, क्योंकि आप तो मोटिवेटेड हैं, लेकिन आप आपके वर्कर्स को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं?
जब भी हम वर्कर के साथ मिलजुल के काम करते हैं तब हम उनको जो भी जॉब है वो किस तरीके से टाइम पर करने का, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होना नहीं चाहिए। अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो उसका इम्पैक्ट शुगर इंडस्ट्री के ऊपर या अपने ऊपर कैसा पड़ता है, कैसा रहता है, वो हम उसको सिखाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और कोई अगर डिसीजन लेने में अगर देरी हो गई और कुछ एक्सीडेंट्स हुआ तो वो सेफ्टी नहीं है। तो सेफ्टी रहने के लिए कौन कौन से पैटर्न्स अडॉप्ट करना चाहिए वो हम उनके साथ शेयर करते हैं, उनको बताते कि ये करना चाहिए, इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए। कोई भी मशीनरी है वो बंद पड़ने तक रुकने का नहीं, बंद पड़ने के पहले उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। और उसी हिसाब से हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हम बता देते हैं कि ये अगर किया तो हमारा बैंड और मशीनरी का एफिशिएंसी अच्छा रहेगा, उनका एफिशिएंसी अच्छा रहा तो अपना ही एफिशिएंसी अच्छा रहेगा। और सर एक्चुअली आपका टाइम मैनेजमेंट सर आप किस तरीके से करते हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी बिजी मैन एक्चुअली, तो आपका टाइम मैनेजमेंट के जो स्किल्स है सर एक्चुअली वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सर आप? यस सर, जो टाइम जो है सुबह जैसे कि हम प्लान करते हैं कि शुगर फैक्ट्री आने के लिए एक दिन पहले जब हमारा टाइम मैनेजमेंट के लिए कल का क्या क्या प्लान करने का है वो एक दिन पहले ही हम बना चुके रहते हैं कि कल सुबह से 8:30-9 बजे के बाद हम अपना काम कैसा चालू करेंगे। उसके बाद जैसे भी हम ऑफिस आएंगे तो पहला हम पूरा शुगर इंडस्ट्री का जो जैसे टाइम प्लान किया है उसी हिसाब से हम पूरा पर्सनली हम चेक करते। बाद में ऑफिस वर्क जो है कि कोई भी पेपर ऐसा हम डिले नहीं करते, नॉट ए सिंगल मिनट हमारा पेपर टेबल के ऊपर कभी पेंडिंग नहीं रहता कि जो भी कोई पेपर है हम टाइम पर ही पूरा कर दे। कोई भी अगर हमारे जो शेयर होल्डर्स है, सभासद है, केन ग्रोअर्स है, उनको जब भी वो आते तब हम उनको इमीडिएट विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही हम उनको उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके हम उनको दे देते। तो कोई ये इसी वजह से होता है कि हम पूरा प्लान टाइम मैनेजमेंट करने के बाद ही ये हो सकता है। और उसका रिजल्ट तो अभी आप देखेंगे हमारा टोटल अगर फैक्ट्री में भी आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि शुगर इंडस्ट्री में टाइम मैनेजमेंट के लिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है और दैट वी हैव ऑलरेडी डन। सर एक्चुअली क्योंकि आप सर आपके परिवार को और आपके जो दोस्त हैं सोशली उसके लिए सर एक्चुअली समय निकाल पाते हैं सर, आप उनको जस्टिफिकेशन दे पाते हैं सर एक्चुअली? एक शुगर इंडस्ट्री ऐसा सेक्टर है कि जहाँ जो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए घर के लिए टाइम देना इतना इजी नहीं रहता कि कोई त्यौहार रहने दो कोई रहने दो उसी वक्त ही शुगर इंडस्ट्री का चालू रहना, कंटिन्यू उसका प्रोग्राम रहना, ये सभी चालू रहता है। तो फैमिली के लिए टाइम देना इतना इजी नहीं रहता, फिर भी जो भी टाइम मिलता है सैटरडे संडे वो हम फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरा अगर एक करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरा बच्चों का पूरा ख्याल मेरी मिसेस जो ज्योति कदम है उन्होंने पूरा किया है, पूरा एजुकेशन के ऊपर ध्यान उन्होंने दिया है। स्पेशली जैसे कि स्कूल में जो मीटिंग्स रहता है मीटिंग अटेंड करने का, उनका स्कोर जो भी है वो उनका ही काम है। जैसे कि कोई अगर सक्सेस अगर आदमी के पीछे कोई रहता है तो उसकी पत्नी रहती है, तो उसका जो श्रेय जो है वो मेरी मिसेज ज्योति है और बच्चों को ही मैं दे दूंगा। पहले तो मैं एक फैमिली से बिलोंग करता था। आज के हम जैसे कि शुगर फैक्ट्री में मैं जुड़ा हूँ, लास्ट 40 साल में जितने भी लोगों के साथ मिलजुल के काम किया, हजारों फैमिली के साथ मेरा रिलेशन अच्छा रहा है। हजारों फैमिली के लिए मैंने जो भी करने का था वो मैंने किया है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको शुगर इंडस्ट्री में एंट्री करने का और उसका परमानेंट लाइफ डेवलप करने का दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ग्रामीण भाग में जब भी कोई काम करता है तो बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग देने का और उनका अच्छा करियर करने का ये हमने डिसीजन लिया है। वैसा अगर देखेंगे एक शुगर फैक्ट्री हम जैसे देखेंगे कि कम से कम 500 तो 1000 हमारा
फैमिली रहता है, और ये डायरेक्ट रहता है, और इनडायरेक्ट अगर देखेंगे तो कम से कम 1000-2000 तो फैमिली रहता ही है, जो जिनके लिए हम कुछ ना कुछ तो हमेशा करते रहते हैं। हेल्थ और एजुकेशन में किस तरीके से है सर एक्चुअली आपकी शुगर फैक्ट्री? स्पेशली जो हमारा जो शुगर इंडस्ट्री के जो मेन फाउंडर है डॉक्टर पत्रराव जी कदम, उनका ही मेडिकल कॉलेज है, और मेडिकल कॉलेज रहने की वजह से हमने हमारा पूरा वर्कर्स जो है उनका वो भारतीय विद्यापीठ के साथ टाइप किया है, और जैसे भी उनके बच्चों है जो भी है उनका कोई अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स है तो भी हम भारतीय विद्यापीठ के साथ सहयोग करके उनको जो भी फैसिलिटी है मेडिकल ट्रीटमेंट देने का है वो हमारे शुगर इंडस्ट्री के थ्रू वो भारतीय विद्यापीठ से हम करवा के लेते हैं। उनका सांगली में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, पुणे में बड़ा मेडिकल कॉलेज है, डेट्स वाई हमारे हेल्थ के बारे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। और सेकेंडली हमारे कैंपस में भी साल में 2 या 3 दफ़ा हम अलग अलग तरीके से मेडिकल कैंप्स लेते हैं, जहाँ हम लोगों के हेल्थ की पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं, और जैसे कि फैमिली के साथ भी मेजर कैंप्स हम लेते, वो भी हम सक्सेसफुली पूरा करते हैं। साथ साथ हमारे जो हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लेबर होते हैं उनके लिए कोई नहीं रहता, ना उनके लिए कोई परमानेंट मेंबर रहता, लेकिन जो शुगर फैक्ट्री है जैसे कि हमारे शुगर फैक्ट्री, तो हम भी वो लोगों को अपना ही एक मेंबर समझ के उनका ही जो हेल्थ केयर जो लेने का है वो पूरा हम कोशिश करते हैं कि इसी वास्ते उनकी हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। हार्वेस्टिंग की बात सर एक्चुअली आपने की, बहुत सारी शुगर फैक्ट्रीज में ऐसा है सर एक्चुअली कि जो पीक सीजन होता है, जब गन्ना एक्चुअली उपलब्ध होता है उस समय क्या होता है सर कि हार्वेस्टर्स का प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है कि या तो उनको लेबर्स नहीं मिल पाते या फिर मशीन्स नहीं मिल पाती, तो इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम सर एक्चुअली आपके एरिया में? ये बराबर है कि जैसे कि पहले अगर हम लास्ट 30-40 साल पहले हम देखेंगे कि उसी वक्त शुगर फैक्ट्री के नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्री कम थे, बाद में 1980 के बाद अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज बढ़ गई, और लेबर तो उतना ही है क्या, और लेबर स्पेशली बीड या जत ऐसा जो ड्राई एरिया है स्पेशली वो एरिया से आते थे। लेकिन जैसे कि स्वतंत्रता के बाद जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो डिसीजन लिया, अपने अपने एरिया में पानी का सोर्स और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बढ़ने के बाद वो एरिया में अभी थोड़ा उनका जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो अच्छा हो रहा है, उसी वजह से वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ती जा रही है। और दैट्स वाई जो पहला जो 80% 90% लोग हार्वेस्टिंग के लिए आते थे वो अभी कम आते रहे, क्योंकि वहाँ ही डेवलपमेंट है और उनका डेवलपमेंट होना ही बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर वो हार्वेस्टिंग लेबर्स है उनका पूरा खानदान हार्वेस्टिंग में ही जाना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, उनका ही डेवलपमेंट होना चाहिए, और अभी वो हो रहा है। सेकेंडली हम अभी देखेंगे कि जो कम पड़ने वाले मैन पावर जो है हार्वेस्टिंग के लिए, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो मार्केट में आई है, जो हार्वेस्टिंग मशीन आ रही है, वो हार्वेस्टिंग मशीन की वजह से थोड़ा बहुत हर एक शुगर फैक्ट्री को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलते जा रहा है। लेकिन फ्यूचर में अगर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के बाद हम देखेंगे तो मैनुअली हार्वेस्टिंग करना ये 5-10% ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मशीन के ऊपर ही कैन हार्वेस्टिंग होगा। और सर केन फार्मिंग के लिए आपके यहाँ पे पानी बराबर है सर एक्चुअली, कैनाल से बराबर पानी आ जाता है और पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं, जैसे कि हमने बताया कि ये जो एरिया हमने जो चूज़ किया है, ये डॉक्टर पत्रराव कदम और डॉक्टर शिवाजी कदम कि ये एरिया में जैसे कि 2010-11 के अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो 5-10 हज़ार मीट्रिक टन भी ये एरिया में गन्ना नहीं था। लेकिन उनकी प्रयास की वजह से डॉक्टर शिवाजी कदम, मोहन राव कदम एंड डॉक्टर पत्रराव कदम, इनके मेहनत से ये एरिया में पानी का सोर्स अच्छा चल रहा है कि यहाँ से 2 स्कीम्स है, एक ताकारी और एक टिमो, ये दोनों का रोटेशन सिस्टम से जो है लास्ट 2 साल से अच्छा चल रहा है। और स्पेशली ये एरिया के लोग जो है वो ड्रिप के ऊपर ही उनका पूरा ध्यान है, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने का
ये पहले से ही उनका एम है, ध्येय है। उसी वजह से कम पानी में ज़्यादा वो गन्ना निकालते। और अभी एरिया में नेक्स्ट जो हमारी फेज रहेगी कि केन डेवलपमेंट प्रोग्राम हम अच्छी तरह से चलाएंगे और अपने एरिया में कम से कम 5 to 6 लाख मेट्रिक टन का टारगेट जो है वो अपने एरिया में कैसा डेवलप करेगा उसके बारे में हमारा प्लान है। और सर एक्चुअली एक टिपिकल प्रॉब्लम सामने आया सर एक्चुअली शुगर फैक्ट्रीज के कि जो एग्रीकल्चर लैंड है केन कल्टीवेशन के अंडर में, वो लैंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है सर एक्चुअली। तो उसका एक सोल्यूशन सब लोग ये बोलते हैं कि पर हेक्टर जो यील्ड है वो यील्ड बढ़ा देंगे तो उसका एक आइडियल सोल्यूशन होगा। पर क्या वो आइडियल सोल्यूशन होगा सर? इसको एक जगह एक स्टॉप तो होना पड़ता है सर एक्चुअली। इसका एक जगह इसको स्टॉप तो करना पड़ेगा कि नहीं? जो केन कल्टीवेशन जो एरिया है या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक हद तक अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एक हद के बाद एक हद से ज़्यादा अधिग्रहण अगर करेंगे तो वो एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदायक नहीं होगा सर? ये बराबर है। जैसे कि हम आपको पता है कि जो भी शुगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट ग्रामीण भाग में स्टार्ट हुआ, जिसकी रिवर साइड के एरिया में जो भी फार्मर्स है उनको पहले से ऐसे पहले आदत लगी थी कि पानी जितना देने का कि वो कभी भी उसको लिमिट से ज़्यादा 40% लगता है तो 80% 90% पानी देने का। डेट्स वाई वो एग्रीकल्चर लैंड है तो सॉल्टी एग्रीकल्चर लैंड होती गई। अगर हम सांगली डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे या ओनली वालवा तालुका का हम इस्लामपुर का देखेंगे तो 14 तो 15,000 हेक्टेयर वो सॉल्टी लैंड हो गए कि बिकॉज ऑफ हाई यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे नहीं थे। अभी धीरे धीरे वो चेंजेस होती जा रही है। लोग वो जो कन्वेंशनल पानी देने की सिस्टम थी वो छोड़ के अभी पूरे लोग जो है ड्रिप के ऊपर जा रहे हैं। और ड्रिप के ऊपर जाने का एडवांटेज ये भी है कि कम पानी में और कम क्षेत्र में हेक्टरी या एकरी यील्ड जो है वो अच्छा मिल रहा है। और लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना कैसा निकल सकता है वो अभी देख रहे हैं। और सर एक्चुअली मैं अगर आपसे अगर ऐसे पूछूं कि एज अ पर्सन आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस क्या है तो आप क्या बोलेंगे सर? मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ है ओन कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज़ अगर सामने आए तो मैं वो अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बीच में कभी नहीं छोड़ता कि कुछ भी हो टाइम पर चलना चाहिए। कोई भी अगर हाथ में अगर काम लिया तो टाइम पर करने का कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मेरा है। और मेरा वीकनेस है किसी ने अगर जानबूझकर अगर कोई अगर बिना गलती अगर कुछ बोल दिया तो इमीडिएटली मैं उसके ऊपर जाता हूँ। और सर एक्चुअली माता पिता हम क्योंकि भारतीय इंजीनियर्स हैं सर एक्चुअली, तो हम अपनी मिट्टी से भारत की संस्कृति से और बहुत ही मूलभूत से जुड़े हुए इंजीनियर्स हैं। तो और माता पिता को वेदों में सब जगह भगवान का दर्जन दिया गया। तो आपकी माता श्री से आपको ऐसा कोई स्पेशल ज्ञान मिला हो जो आपके अभी तक काम आता हो कि जब आप किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो आपको और निराश या हताश हो जाते हैं या कुछ मार्ग दिखाई नहीं देता, उस समय आपके माता श्री से दिया हुआ वो शिक्षण आपको काम आता हो, ऐसा कुछ सर आप शेयर कर सकते हैं? मैंने जैसे कि मैं छोटा था तब से मेरे फैमिली में मैं माताजी का सबसे नज़दीक का लड़का था। और कोई भी अगर मेरे को दिक्कत है तो वो पहले वो मेरी सुनती थी और मेरे को रिएक्ट करके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करती थी। जब भी कोई अगर मैं नया काम करने जाता हूँ तो मैं मेरी माताजी का पहला आशीर्वाद देता हूँ कि वो है इसलिए तो मैं अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर वो नहीं रहती तो शायद मैं ये पोजीशन पर नहीं रहता। इसलिए मेरे माइंड में मेरी माताजी का जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर है। जैसे कि हम बोलते कि गॉड, तो मैं मेरे माँ को ही गॉड बोल देता हूँ। कुछ एक चीज़ जो उन्होंने सिखाई हो सर जो अभी भी आप सोचते हैं कि नहीं ये शेयर करने जैसी है? मेरी माताजी का अगर आप शैक्षणिक पत्र देखेंगे वो पहली भी पास नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो हमने सिखाया
कि कोई भी अगर काम करने का है तो वो मन से ही करने का। जब भी काम करोगे तो फायदा आपको भी होना चाहिए और आपके साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको भी फायदा होना चाहिए। तो उन्होंने जैसे कि वो अगर पढ़ी भी नहीं थी लेकिन उसका व्यवहार ज्ञान और बाकी का उनका एक्टिविटीज़ हम देखेंगे तो वो भी हमारे माइंड पर उसका इम्पैक्ट करता है कि अगर कोई अर्जेंट काम करने का है तो कैसा करने का, क्या करने का, तो उनकी ही शिक्षा हमें वो देती है। और उनका एक ही था सबक था कि अपने वजह से किसी को तकलीफ होना नहीं चाहिए, वो हम हमेशा मेंटेन करते हैं। एक तो मन लगा के काम करना और अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी सीख है जो आपकी माता शीना जी, और डेफिनेटली ये सभी को काम आने वाली है। और पिता हो सर, एक्चुअली ऐसा होता है कि पिता से लगभग ज़्यादातर कि पिता थोड़े से ज़्यादा बात नहीं करते हैं या फिर उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी पिताजी का बहुत ज़्यादा प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति। और बहुत हर उम्र में पिताश्री चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हो, लेकिन बच्चे को कैसे ढालना है, उसको कैसे प्रगति के मार्ग पे बढ़ाना है और उसको साइकोलॉजिकली और फिजिकली कैसे उसको अच्छे से ट्रेन करना है, ये एक पिता को अच्छे से ज़्यादा मालूम होता है। तो आपके पिताश्री का क्या रोल रहा सर एक्चुअली, और आपके पिताश्री ने ऐसी कोई शिक्षा दी जो अभी भी आपको काम आती है, वो शेयर करेंगे सर? पिताजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो तो एक आध्यात्मिक क्षेत्र में नाम लौकिक रहा वो आदमी था। उन्होंने लास्ट उनके टाइम में जब उनका एज 10 या 12 था उसी वक्त से 72 ईयर तक वो विठल का बहुत पूजा अर्चा करते थे। कोई भी अगर काम करने गए तो विठल की पूजा करने के बाद ही वो सबके साथ मिलना जुलना करते थे। लाइफ में उन्होंने कभी भी खुद का काम किसी को नहीं बताया, वो जो भी काम है खुद का काम खुद ही करते थे। कोई भी डिसीजन लेने का, क्या करने का, वो करते थे। और हमारे एजुकेशन के लिए मेरा भाई, मैं और मेरा और 2 भाई और 2 बहन, ऐसा पूरा उनका एजुकेशन का जो काम है, जो कैसा करने का, क्या करने का, कौन से स्कूल में एडमिशन लेने का, वही पूरा वो देखते थे। और उन्होंने ही हमें एजुकेशन के बारे में अच्छा सबक सिखाया। उसी वजह से हम एजुकेशन में, हमारे पूरा फैमिली एजुकेशन में हम आगे चलते गए। और जब भी वो कोई डिसीजन लेने के लिए या कोई अगर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो खुद पर्सनली डिस्कस करते थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई शिक्षा में कोई प्रॉब्लम है तो हमें भी फ्रैंकली बता दीजिए, तो हम उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालेंगे। ऐसा वो फ्रेंडली अपना वातावरण एनवायरनमेंट बना के वो हमें आगे जाने के लिए हमेशा सपोर्ट करते थे। और ऐसा कोई वाक्य या ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं सर, जिससे ये सिद्ध हो गया हो आपको कि नहीं, मेरे माता पिता ही मेरे असली भगवान है, बाकी कोई नहीं? वैसे तो जिंदगी में बहुत इशू आते जाते हैं, लेकिन एक इंसिडेंस ऐसा है कि जब मेरा पर्सनल मैरिज का प्रॉब्लम डिसीजन लिया, कि जैसे मैंने डिसीजन लिया कि एज लव मैरिज करने का है, तो हमारे फैमिली के अंदर उसी वक्त जो माँ और पिता हर एक घर में हम देखेंगे तो नंबर ऑफ क्लैशेस क्रिएट करते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे कि मैंने डिसीजन लिया, वो डिसीजन के ऊपर उन्होंने सिंगल वर्ड भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं उठाया, उन्होंने सपोर्ट किया। और उसी वजह से आज मैं फैमिली के साथ मिलजुल के हूँ और माँ बाप भी हमारे साथ ही हमेशा रहते हैं। सर आपका जो शुगर फैक्ट्री है वो कितने TCD का है सर एक्चुअली? ये जो उदगिरी शुगर पावर लिमिटेड है, 2500 TCD उसका कैपेसिटी है। आज के दिन में हम 4000 मेट्रिक टन पर डे हम क्रशिंग करते हैं। शुगर फैक्ट्री के साथ साथ पहले जैसे कि शुगर इंडस्ट्री सिंगल यूनिट रहता था, आज के डे में जैसे कि हम प्रोफेशनली बिजनेस को अगर चलाना चाहते हैं तो बाय प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी रहता है। तो जैसे प्लांट हमने 2500 का इंस्टॉल किया, उसके साथ साथ हमने इंटीग्रेटेड 14 मेगावाट
का पावर जनरेशन हमने लिया, जो उसको हम जैसे कि को जनरेशन बोलते हैं। और एट प्रेजेंट हम 9 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी का जो 4.5-5 मेगावाट है वो कैपेसिटी के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड फेज में हमने डिस्टिलरी का इंस्टॉलेशन किया। आपको पता है कि आज के डे में भारत देश बाहर से जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट परचेस करता है और कितना हमारा जो पैसा है वो बाहर हम देते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट वी आर यूटिलाइजिंग आवर सी मोलेसिस एंड वी आर कन्वर्टिंग सेंड टू इथेनॉल। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 5 to 10% इथेनॉल मिक्स करने के लिए परमिशन दिया। अभी हर साल हम इथेनॉल भी प्रोडक्ट करते हैं, ईएनए प्रोडक्ट करते हैं और आरएस प्रोडक्ट करते हैं, जो मार्केट में देके जो शुगर इंडस्ट्री के लिए हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। उसकी वजह से हम फार्मर्स को अच्छा पेमेंट दे सकते हैं। बराबर सर। और सर शुगर जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो वाइट शुगर प्रोड्यूस करते हैं सर कि ब्राउन शुगर, और पूरा एक्सपोर्ट करते हैं सर कि इंपोर्ट कि इंडिया में कंज्यूम हो जाता है? ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है जनरली। और महाराष्ट्र में जितने भी शुगर या बाकी के इंडस्ट्री लास्ट 4 to 3 ईयर से हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एरिया में जैसे कि शुगर प्रोडक्शन हाई साइड में जाएगा, वैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है कि नहीं 10% 20% जो शुगर है एक्सपोर्ट होना ही चाहिए। जब भी एक्सपोर्ट होगा तभी अपने शुगर इंडस्ट्री में जो बचा हुआ शुगर है उसके लिए अच्छा भाव मिलेगा। तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे भी हमने जो रिलीज ऑर्डर आता है फ्रॉम दिल्ली, तो उसी हिसाब से हम रॉ शुगर जो है वो हम 10 to 20%, इस साल हमने 1,04,000 क्विंटल का वो प्रोडक्शन किया और हमने वो एक्सपोर्ट भी किया। बाकी जो वाइट शुगर है वो हम रेगुलर मार्केट में रिलीज ऑर्डर के हिसाब से हम सेल करते हैं। और सर अब शुगर, आपकी जो शुगर फैक्ट्री है उसमें सर मेंटेनेंस किस तरीके से करते हैं सर? ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, या कुछ अलग तरीके से मेंटेनेंस करते हैं कि नहीं? एक तो ऑफ सीजन जैसे कि मार्च अप्रैल के बाद जैसे शुगर इंडस्ट्री बंद होती है तो हम शुगर इंडस्ट्री का पूरा मेंटेनेंस काम चालू करते हैं कि जितने भी जो इफेक्ट करने मशीनरी उतना जो हम पूरा उसको ओपन करके उसमें जितने भी पार्ट्स जो है रोटेटिंग पार्ट है वो हम ओपन करके चेक करते हैं। स्पेशलाइजेशन जो मेंबर्स जो है जैसे कि टर्बाइन है, बॉयलर है, तो इंस्पेक्शन अथॉरिटी को हम बुलाते, हम चेक करते उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्या है, जितने भी क्वालिटी टेक्निकल परफॉर्मेंस लेने के लिए जो चाहिए वो हम चेक करते। और सीजन में जैसे कि हम अक्टूबर में क्रशिंग सीजन चालू करते तो अक्टूबर टू अप्रैल तक प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, वो हम उसी हिसाब से पूरा मेंटेनेंस करते हैं। और रनिंग सीजन में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसको हम बोलते हैं कि आफ्टर 30 डेज 40 डेज हम 1-2 घंटे का स्टॉपेज लेके बिफोर कोई प्रॉब्लम आने के पहले हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके जितने भी हमें मालूम है कि ये प्रॉब्लम करने वाला यूनिट है तो हम उसको रेक्टिफिकेशन करके रेडी रखते हैं कि ये आगे 40 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज द बेस्ट सोल्यूशन, वो हम अडॉप्ट करते हैं। उसी हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस आज के टाइम में हम 140-150% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सर आपका फेवरेट टीचर कौन रहा होगा सर? आप फेवरेट टीचर के बारे में बताएंगे सर? हाँ, मेरा फेवरेट टीचर जो है प्राध्यापक शिवाजीराव सावंत, वो मैथमेटिक्स में बहुत ही एक्सपर्ट थे। वो ओपन चैलेंज करते थे हमेशा कि कोई भी अगर मैथमेटिक्स में कोई अगर उनको चैलेंज करेंगे तो विदाउट एनी टाइम ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। वही इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहा कि चलो कि अगर ये आदमी इतना चैलेंज के साथ हर एक चीज़ अगर सॉल्व करता है तो हम क्यों नहीं उनके जैसे हम कोशिश करेंगे आगे चलने के लिए। वही फेवरेट टीचर है, उसको भी हम आज तक हम हमारे माइंड में रखते हैं। और सर आपकी लाइफ में रोल मॉडल का रोल कौन रहा होगा सर? कि आपको बचपन में या जवानी में कभी भी अभी आपको ऐसा लगता हो कि नहीं मैं इस तरीके से ही बनना था? जैसे कि वक्त के साथ जैसे कि इनिशियल स्टेज में जब हम इंजीनियर जब पास आउट हुए
तब तो माइंड में ऐसा कभी ये नहीं रहता कि उनके तरीके से हम आगे चलेंगे। लेकिन जैसे कि हम लीडरशिप देखेंगे कि जैसे कि हमें पता चला कि शुगर इंडस्ट्री में काम करने का है, तो एक रोल मॉडल देख के आगे उसी वक्त हम चलेंगे। तो पद्मश्री वसंतदादा पाटिल जो है कि एक्स चीफ मिनिस्टर, उनको ही हम रोल मॉडल सामने लेके आगे चल सकते, क्योंकि कम शिक्षा रहने के बाद भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर तक वो पहुंच के, राज्यपाल तक पहुंचे। लेकिन उनका सबसे योगदान जो अच्छा है वो ग्रामीण भाग में जितना डेवलपमेंट करने का है वो उन्होंने किया। पूरा जो एजुकेशन सेक्टर उन्होंने डेवलप किया, शुगर इंडस्ट्री डेवलप किया, टेक्सटाइल किया, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं कि उन्होंने पीछे रखा। वो इसलिए हम उनको अपना रोल मॉडल बता के हम बोल सकते हैं। और सर एक्चुअली बहुत सारा, क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं और काफ़ी लंबे समय से हैं सर, एक्चुअली बहुत सारे परिवार आपके ऊपर निर्भर करते हैं। शुगर फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं वो तो डायरेक्टली आपके ऊपर निर्भर हैं ही, इनके साथ साथ वेंडर्स हैं, हार्वेस्टर्स निर्भर हैं आपके ऊपर, और भी इनडायरेक्टली जो बिजनेस जितना पाते हैं वो भी सारे निर्भर हैं, आसपास के गांव के लोग, बहुत सारे लोग। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी स्ट्रेस आता होगा सर एक्चुअली, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर आप? ट्रस्ट तो आता ही है, लेकिन जैसे कि कोई भी काम या कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वक्त भर करने के बाद कोई उसका टेंशन इतना नहीं रहता। अगर हम अपने माइंड में रखते चलेंगे कि जैसे एक की प्रॉब्लम है, दूसरा बड़ा, तीसरा माइंड में रखेंगे तो हमेशा वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हर वक्त के साथ हम जो भी है वो चेंज करके, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का, अपने एक्टिविटी चेंज करने का, उसके साथ हम आगे चलते हैं कि जिसकी वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो हम देखते हैं। रेगुलरली जैसे कि हेल्थ के बारे में हम देखेंगे तो फ्रॉम सुबह 5 बजे से हम अपना रेगुलर एक्टिविटीज करते हैं कि मॉर्निंग वॉक हम 5 to 6 किलोमीटर रेगुलर करते, साइकिलिंग करते, योगा करते हैं, और शाम को भी जैसा टाइम मिलेगा वैसे ही हम 4 to 5 किलोमीटर्स वॉक जनरल रेगुलर करते हैं। और जो भी है हम अपना लिविंग स्टाइल है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस स्ट्रेन कोई भी रहा तो ऑटोमेटिकली वो रिलीज हो जाता है। और सर एक्चुअली लास्ट ईयर का आपका क्रशिंग कितना था और उसका रिकवरी कितना था सर? लास्ट ईयर जो हमने टारगेट रखा था 5 लाख मेट्रिक टन का, तो हमने वो 5,04,000 क्रशिंग करके हमने टारगेट अचीव किया। और जो रिकवरी है 11.87 हमने रिकवरी मेंटेन करके ये एरिया में अच्छा परफॉर्म किया है, एफिशिएंसी भी अच्छी मिली है। तो इस साल कितना सर एक्चुअली टारगेट है आपका और रिकवरी लगभग कितना आ जाएगा सर? इस साल जैसे लास्ट अगर हमारे रेनी सीजन में आप देखेंगे कि यहाँ फ्लड और उसका प्रॉब्लम बहुत इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन हमारा जो शुगर इंडस्ट्री जिस एरिया में है वहाँ फ्लड का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो जो बारिश है उसका एडवांटेज हमारे कैन के लिए अच्छा हुआ। अभी हमारा कोशिश है कि 5 लाख मिनिमम क्रशिंग करने का और 12.25 रिकवरी मेंटेन करने का, और आज के डे में वो रिकवरी अपना उतना ही मेंटेन किया है 12.25, और क्रशिंग ये मार्च एंड तक हमारा 5 लाख क्रशिंग का टारगेट है। और सर आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो किस तरीके से एनहेंस करते हैं सर आप? एनालिसिस रेगुलर सिस्टम में हम देखेंगे अपना जो टेक्निकल नॉलेज जब भी हम कर देंगे, जो हमारा डेली रिपोर्ट प्रिपेयर होता है उसी में हम देखते हैं कि आज के और लास्ट वीक के परफॉर्मेंस क्या है, उसमें टोटल ब्रिक्स पोल प्योरिटी कैसी रहती है, क्या रहती है, आज के डे में उसका इम्पैक्ट हमारे टोटल प्रोसेस पर क्या रहता है। जैसे कि हम कैन हार्वेस्टिंग करते हैं, वो अगर हमारा टाइम पर अगर कैन क्रश नहीं हुआ तो उसका क्या लॉस हो सकता है, वो मिनिमम लॉसेस कैसे हो सकते हैं, उसके बारे में हम रेगुलर एनालिसिस के थ्रू ही आगे चल सकते हैं। कि जैसे कि रिकवरी अगर कम होती जा रही है तो हम देखते हैं कि आने वाला गन्ना जो है वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है, या कटिंग होने के बाद 30-36 आवर्स का
वो स्टील कैन होता है, वो होना नहीं चाहिए। वो पूरा हम एनालिसिस करके उसके ऊपर हमारा डे टू डे एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। और सर एक्चुअली जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें पुरानी जो तकनीक है उसकी अपेक्षा नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने का कितना महत्व है सर? एक्चुअली वो ज़रूरी है कि पहले से ओल्ड टेक्नोलॉजी से चलेगा? नहीं, ओल्ड टेक्नोलॉजी से हम चलेंगे तो शुगर इंडस्ट्री बंद ही पड़ जाएगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम अपना टोटल अवेयरनेस है वो भी हमने चेंज करना चाहिए। कि जैसे कि हम देखेंगे कि अभी आज के डे में पहले अगर हम टर्बाइन अगर देखते तो मैन्युअली चालू करने का बंद करने का मेंटेनेंस बहुत ही आता था। आज के डे में टर्बाइन पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम में है, कोई भी बॉलर रहने तो डीसी सिस्टम के ऊपर चलता है। तो नया टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना ये शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फ्यूचर अच्छा है। और सर एक्चुअली हमारे शुगर इंडस्ट्री में एक नया टर्म है सर जो बहुत आम इस्तेमाल में आता है, जिसको बोलते हैं जुगाड़, जो थोड़ी सी हीन दृष्टि से देखा जाता है कि जुगाड़, लेकिन जुगाड़ का अगर एक समानांतर अर्थ अंग्रेजी में शब्द अगर हम ढूंढें तो वो एक्चुअली वो इनोवेशन ही है। तो इंडियन इनोवेशन को किस तरीके से हम सर एक्चुअली मैक्सिमम अभी प्रमोट कर सकते हैं और कैसे प्रमोट करें सर इंडियन इनोवेशन? इंडियन इनोवेशन को हम प्रमोट करते जैसे कि जुगाड़, जैसे आपने वर्ड यूटिलाइज किया कि कोई भी अगर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो जुगाड़ करके ही चलाना पड़ता था। जुगाड़ मीन्स क्या है, ये दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट है कि कोई एक्टिविटीज करने का है या करने का अगर अपने पास कुछ नहीं है, उसके सोल्यूशन नहीं है, तो हम मिलजुल के सब लोगों को साथ लेके क्या हम कर सकते हैं वो हम शॉर्ट पीरियड में उसके ऊपर पूरा महसूस करते थे और सोल्यूशन निकाल के हम उसको चलाते थे। उसी वजह से जो भी बड़ा प्रॉब्लम आने का चांसेस था वो हम शॉर्ट पीरियड में कवर करते थे। और सर एक्चुअली जो शुगर इंडस्ट्री है वो उसके मेन चैलेंजेस क्या फेस कर रही है सर? एक्चुअली अभी फिलहाल जो शुगर का पूरा जो वर्टिकल है वो पूरा उसका मेन चैलेंजेस क्या है? इसके मेन चैलेंजेस है कि डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट जो टाइम पर जो डिसीजन लेना चाहिए वो गवर्नमेंट के थ्रू जो डिसीजन है वो टाइम पर नहीं होता था। कोई भी अगर डिसीजन अगर थोड़ा भी गलत हुआ, जैसे कि लास्ट 50 साल में जो डिसीजन नहीं हुआ था कि शक्कर के लिए हमी भाव होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जो 3100 जो हमी भाव रखा, कम से कम ये हमी भाव रहने की वजह से कम कम शुगर फार्मर्स के लिए अच्छा कैन पेमेंट देने के लिए लेकिन ये डिसीजन पहले होना चाहिए था। डिले हुआ लेकिन फिर भी वो ऐसा डिसीजन टाइम टू टाइम होना चाहिए। जैसे कि अभी जो इथेनॉल का जो पॉलिसी जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है कि 10% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने का, उन्होंने रेट भी डिसीजन लिया है कि केंजू से 59 रुपीज़ वो रेट आना चाहिए, बी हीवी से 54 आना चाहिए और 48 रुपीज़ सी मोलिसिस के ऊपर आना चाहिए। जब शुगर के भाव आज के डे में 31-32 रुपीज़ मिल रहे हैं, इसी पीरियड अगर बी हीवी यूज़ करके हम अगर इथेनॉल बनाएंगे और हम सप्लाई करेंगे तो जब वो जो 54 रुपीज़ जो पर लीटर का जो भाव रेट जो फाइनल किया है वो शुगर रेट के साथ रहना चाहिए। अगर शुगर का रेट अगर 33 रुपीज़ हो गया तो बी हीवी से मोलेसिस, बी हीवी से इथेनॉल निकल के कुछ फायदा नहीं होगा। तब फिर वो लोगों को सोचना पड़ेगा इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर बी हीवी के ऊपर अगर हम कुछ प्रोडक्ट बेच नहीं सकते तो इन्वेस्टमेंट लॉस होने के चांसेस है। तो गवर्नमेंट के डिसीजन वक्त के साथ बदलना चाहिए। शुगर के लिए शुगर के साथ इथेनॉल के रेट चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। वेजिंग मशीन्स में कभी कभी देखा गया सर एक्चुअली कि थोड़ा सा वेरिएशन आता है वेट करने में शुगर जो वेजिंग, तो उसके लिए कौन सा मशीन सर एक्चुअली? शुगर वेमेंट के लिए हम ऑटोमेटिक मशीन ही लगाया है और जब भी हम हर एक घंटे में हम उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैनुअल वेब्रीजर रखा है। क्या आफ्टर 100 बैग्स
उसमें एक दो बैग हम निकाल के हम मैनुअल जो वेब्रिज है उसमें हम उसका वेट करके हमारा वेट सही है या गलत है वो चेक करके हम क्रॉस चेक करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन जो है सर एक्चुअली काफ़ी बड़ा मुद्दा है एक्चुअली। तो आपकी फैक्ट्री में सर एनर्जी प्रिजर्व किस तरीके से करते हैं सर? नहीं, जैसे पहला जो टेक्नोलॉजी था उसी में, और जो जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी अभी पीसीसी आ गए उसके बाद भी, जैसे कि हमने आप देखेंगे कि हमारा शुगर फैक्ट्री 2500 सीडी का था उस वक्त हमारा पावर जो कंजम्पशन था 4.5 मेगावाट था। आज के डे में हम 4000 क्रशिंग कर रहे हैं और हमारा पावर कंजम्पशन है 4.5 के अंदर आया। तो पावर कंजम्पशन 4000 क्रशिंग करने के बाद पावर बढ़ना चाहिए था, लेकिन जहाँ जहाँ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रहे हो, जहाँ जहाँ हम पावर सेविंग कर सकते हैं वो हमने सेविंग किया। जैसे हर एक जगह VFD लगाया, उसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक पावर सेव किया। सर पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है एक्चुअली, लेकिन आपके आसपास आपके शुगर फैक्ट्री के आसपास ग्रीनरी बहुत अच्छा है सर एक्चुअली, हमने देखा। तो पोल्यूशन किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं सर एक्चुअली हम इंडस्ट्रियल एरिया में? नहीं, ये तो हमारे जो फाउंडर थे डॉक्टर पद्मनाभ कदम, उनका जो भाई है बड़े भाई मोहन राव जी कदम, उनको सेठ बोलते हैं, वो वनश्री उनको पुरस्कार मिला है। उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल से लाखों पेड़ का उन्होंने प्लांटेशन किया और सक्सेसफुल इन्होंने किया। ये एरिया में जब भी हमने पहला ये शुगर इंडस्ट्री प्लांट बैठाने का जैसे डिसीजन लिया तो प्लांटेशन का प्रोग्राम उन्होंने मेंटेन किया। साथ साथ हम आगे बढ़ते चले। पहले से मुझे भी ये पेड़ पौधों का बहुत ही रिलेशन पहले से है। आज के डे में अगर मेरा भी अगर टोटल प्लांटेशन आप देखेंगे कि जैसे 1980 से मैंने स्टार्ट किया आज तक 1 लाख के ऊपर मैंने भी पेड़ का पूरा संगोपन अच्छी तरह से किया है। हर एक जिस शुगर फैक्ट्री में जाता हूँ वहाँ सबसे ज़्यादा मैं पेड़ पौधों को ही अच्छा सपोर्ट करता हूँ। वो उनका प्लांटेशन करने का, उसका देखभाल करने का वो पहले से करता हूँ। साथ साथ जैसे कि हमने ये शुगर फैक्ट्री का इंस्टॉलेशन किया तो हमारे शुगर वेस्ट जो है वो पानी वेस्ट का परसेंटेज हम जीरो डिस्चार्ज उसको बोलते हैं, वो हमने जीरो डिस्चार्ज जाने के लिए हमने जो तरीका ये किया है कि शुगर में जो भी गन्ना है, गन्ने में 70% पानी रहता है और 30% शुगर एंड बगैस रहता है। तो 70% पानी जो रहता है उसी में 20-30% पानी पहले यूज करते थे, बाकी का पानी वेस्ट ही जाता था। तो हमने पूरा जो हॉट वाटर जो है ठंड करके रिसर्कुलेशन करके हमने फिर वापस लिया। तो बाहर जा पानी का जो वेस्टेज है हम अभी भी आप देखेंगे तो जीरो डिस्चार्ज ही हमने किया है। बाहर हमारा ET में कोई लोड नहीं है, ET भी हमारा परफॉर्म कर रही है। सेकेंडली डिस्चार्ज डिस्टिलरी के बारे में ऐसे ही हमने इंस्टॉलेशन किया कि जीरो डिस्चार्ज के ऊपर ही हमारा डिस्टिलरी का पूरा कंसेप्ट टू ऑपरेट एस्टेब्लिशमेंट सब जो है वो डिस्चार्ज जीरो डिस्चार्ज के है। एयर पोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे तो ESP हमने लगाया है, तो एयर पोल्यूशन होने का चांसेस भी बहुत ही कम है। तो ये एरिया में आप देखेंगे तो पहला पुरानी बॉयलर और नया टेक्नोलॉजी के बारे में, तो नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो पोल्यूशन जो कम करने के लिए जितना सपोर्ट था उतना ही नया टेक्नोलॉजी की वजह से ही सक्सेस हुआ है। 1 लाख पेड़ तो बहुत हो जाते हैं सर एक्चुअली जो आपने प्लांट किए हैं, कंग्रेचुलेशंस आपको। और सर एक्चुअली शुगर फैक्ट्री में जो शुगर्स में जो केमिकल्स यूज होते हैं सर एक्चुअली, तो अभी एक नया प्रचलन शुरू हुआ है सर कुछ समय से कि सल्फरलेस शुगर और ब्राउन शुगर। तो ऐसा कभी पॉसिबल हो पाएगा सर कि 100% बायोकेमिकल्स ही यूज करेंगे शुगर प्रोडक्शन में? उसके वक्त लगेगा, लेकिन आज के डे में लोगों को पता चला है कि हम केमिकल कितने अपने शरीर में डालते हैं। शुगर हर एक घर में सुबह से शाम तक, सुबह ही स्टार्ट होता है तो शुगर से स्टार्ट होता है। तो सल्फरलेस शुगर के लोग अभी
पता चल रहा है। अभी बड़े बड़े मॉल देखेंगे या देखेंगे 5 to 10% लोग अभी सल्फरलेस शुगर के साइड पे गए, उसका इस्तेमाल भी करते जा रहे हैं। लोगों को पता जैसे जैसे अवेयरनेस आएगा वैसा सभी लोग, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। और सर एक्चुअली आप कुछ बताएंगे सर एक्चुअली कि आपको जो अवार्ड्स मिले हैं, जो रिकग्निशन मिले हैं आपको और आपकी शुगर फैक्ट्री को, उसके बारे में कुछ बताएं। वसुंधरा शुगर इंस्टीट्यूट के हर साल जो बेस्ट टेक्निकल एफिशिएंसी, बेस्ट मैनेजमेंट, ये फाइनेंस अवार्ड, ये इसी में हमारी जो शुगर फैक्ट्री में कम पीरियड में हमें बेस्ट टेक्निकल एफिशिएंसी अवार्ड हमें मिला है। हमारे जो भारत के यंग इंजीनियर्स हैं सर एक्चुअली जो प्रोसेस इंडस्ट्री में आने की इच्छा रखते हैं, प्रोसेस इंडस्ट्री में भले शुगर इंडस्ट्री हो या दूसरा कोई वर्टिकल हो, उनके लिए क्या सर एक्चुअली आपका कोई संदेश है? जो भी इंजीनियर्स है आज के डे में शुगर इंडस्ट्री के बारे में जो लोगों का देखने का जो एंगल है बहुत ही गलत है। लेकिन जैसे कि 40 साल ये शुगर इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ा हूँ और बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, तो सभी इंजीनियर्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि शुगर इंडस्ट्री अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो शुगर इंडस्ट्री में आने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हार्डवर्क करना चाहिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, और जो भी नया नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है वो उसके साथ साथ अपना चेंज करके चलना चाहिए, तभी आप अपना करियर शुगर इंडस्ट्री में अच्छा बना सकते हैं। भारत के लिए जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सब इंजीनियर्स हार्ड वर्क करके ही आगे गए, वैसे ही अभी जो नए इंजीनियर्स हैं उनको भी अपना हार्ड वर्क और डिसिप्लिन करके आगे आना बहुत जरूरी है। सर कुछ मेंटेनेंस टिप्स आप देना चाहेंगे सर एक्चुअली जो हमारे जो प्रेजेंट इंजीनियर्स हैं जो अभी शुगर फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो यंग अपॉइंटेड हैं जो शुगर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मेंटेनेंस टिप्स सर आप शेयर करेंगे? शुगर फैक्ट्री जैसे कि हम चलाते हैं, जैसे अक्टूबर में अपना क्रशिंग सीजन चालू होता है, लेकिन लोगों को आज के डे में लोगों को शॉर्ट टर्म के सोचते हैं कि आज के डे में इतना हुआ, अपनी शिफ्ट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने ये सोचना चाहिए कि अपने शिफ्ट में प्रॉब्लम अगर आया तो हम खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन हम ये सोचेंगे कि नेक्स्ट 2 शिफ्ट में प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। उसके लिए जो प्रिवेंटिव जो है वो अगर कर दिया तो शुगर फैक्ट्री में कोई भी बंद नहीं पड़ेगी। तो अपना ही शिफ्ट अच्छा चलना चाहिए, अपना ही जो 8 घंटे का काम है वो प्रॉपर चला जाए, उसके साथ आगे 2 शिफ्ट का भी आप सोचेंगे और ऐसा हर एक शिफ्ट इंजीनियर सोचेंगे तो शुगर इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगा। वैसे तो केमिस्ट रहने दो या इंजीनियर रहने दो, दोनों भी अपने शिफ्ट में अच्छा काम किया तो आगे 2 शिफ्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे तो 160 डे का सीजन है, तो विदाउट एनी ट्रबल वो सीजन सक्सेसफुल पार कर सकता है। कुछ और जो आप शेयर करना चाहेंगे सर, क्योंकि आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, शायद मेरे सवाल पूछने में कुछ कमी रह गई हो, तो कुछ और जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? एक तो शुगर इंडस्ट्री जो है तो ग्रामीण भाग और जिसको हम रूरल एरिया बोलते हैं उसका डेवलपमेंट के लिए ही उसका है। अगर ये शुगर इंडस्ट्री नहीं रहती तो मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक और जैसे यूपी का कई एरिया ये डेवलपमेंट के लिए बहुत पीछे रहा था। ये शुगर इंडस्ट्री ग्रामीण एरिया में आने के बाद ही ग्रामीण भाग का विकास हुआ है, अपने अपने स्टेट का विकास हुआ है। जिसकी महाराष्ट्र में अगर हम शुगर इंडस्ट्री का अपना नेटवर्क देखेंगे तो बहुत नेटवर्क है, और कई प्राइवेट शुगर इंडस्ट्री है और कई अच्छी कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री है, जैसे कि उन्होंने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया है। जैसे लास्ट 30 साल पहले जैसे कि इंडस्ट्री का स्टार्टअप हुआ तो उसी वक्त के जितने भी पहले मेंबर्स थे, जो फाउंडर थे या लीडरशिप थे, तो उन्होंने अपना खुद का कभी नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ ग्रामीण भाग का विकास ही देखा है, लोगों को रोजगार देने का और फार्मर्स को अच्छा उनका जो कैन प्लांटेशन है उसको पैसा कैसा मिलेगा वही देखा।
सेकेंडली उन्होंने क्या किया कि एरिया का डेवलप करने मीन्स क्या करने का कि जितने भी रोड है क्या है एक पूरा उसके लिए सपोर्ट करने का, एजुकेशन में सपोर्ट करने का, ऐसे नंबर ऑफ एक्टिविटीज उन्होंने किया है। पहले अगर 4 लोगों का अगर नाम लेने का, डॉक्टर विखे पाटिल जो पहले थे उन्होंने शुगर इंडस्ट्री का स्टार्ट किया है, उनके साथ साथ यहाँ राजाराम बापू थे, वसंत दादा थे, तात्या साहेब कोरे थे, सारे पाटिल थे, भाऊ साहेब थोरात थे, जिससे उन्होंने अपना योगदान किया है कि एरिया डेवलपमेंट के लिए। और जैसे कि तापी सातपुड़ा का कि पिकियाना पाटिल, ऐसे बहुत लोग अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं कि जिन्होंने अपना पूरा करियर ये ग्रामीण भाग विकास के लिए ही किया है। वो उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि अपना खुद का डेवलपमेंट हो, ऐसा कभी नहीं देखा। तो इसीलिए आज के डे में हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि अगर उनका अगर वो एम नहीं रहता या वसंत दादा पाटिल या विखे पाटिल जैसे अगर आदमी नहीं होते तो शायद ये ग्रामीण भाग का विकास कभी नहीं होता। तो उनको जितना भी हम शुगर इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहते, देना ही चाहिए। उनकी योगदान की वजह से आज हम प्रगति कर रहे हैं।